नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रकृति की गोद में बैठे हैं और आज हम कबीर दास पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कबीर प्रासंगिक हैं, निसंदेह प्रासंगिक हैं, लेकिन बात यह है कि कबीर की वर्तमान में प्रासंगिकता की सार्थकता क्या है? इस पे हमारे बच्चन जी अपना वक्तव्य रखेंगे। जी नमस्कार। कबीर दास जी जिस युग में थे, वह युग जिस प्रकार से उन्होंने अपने युग में व्यक्ति को, जनमानस को अपनी दोहों से, अपनी भाषा से अपनी ओर खींचा, वह अद्वितीय है। कबीर जी की आज के समय में प्रासंगिकता की बात जब हम करते हैं तो आप इसी दृष्टि से आकलन कर सकते हैं कि जब हम गांव में हमारे बड़े बुजुर्गों को भैंस चराते हुए देखते हुए अचानक से उनकी जिह्वा से कबीरदास जी का कोई न कोई दोहा निकल आता है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस तरह का देखते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास जी लोक जनमानस से जुड़े हुए थे और उनके दोहे आज के समय में भी, जबकि तमाम हमारे पास संसाधन आधुनिक होते डिजिटल की ओर हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तब भी आप किसी से भी बात करते हुए अचानक से देखेंगे कि कबीरदास जी का कोई दोहा वो व्यक्ति कोट कर देता है। तो ये निसंदेह कबीरदास जी से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है आज के युग में। ऋषभ जी, ये तो बात उनकी प्रासंगिकता को लेकर के थी। मेरा एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि कबीरदास जी इतने बड़े साहित्य में समझिए इतने बड़े कवि हैं, लेकिन उनको स्थापित करने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण थे? यदि आप बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ बच्चन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कबीर को स्थापित करने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्यों इतना संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता है साहित्य में, इतिहास लेखन में, कि शुक्ल जी की वक्र दृष्टि इस पर पड़ गई तो उसको स्थापित करने के लिए किसी अन्य लेखक या साहित्यकार या आलोचक को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि शुक्ल जी, ये बात सत्य भी है, शुक्ल जी ने तुलसी को, सूर को, जायसी को जिस प्रकार से स्थापित किया तो उसका गलत प्रभाव कहीं ना कहीं कबीर पे पड़ा। तो उसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि कबीर को उतना कम आंका गया। हालांकि 1942 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको पुनः स्थापित किया और जो 5 पेजों में शुक्ल जी ने कबीर को समेट दिया था, वो 280 पेज लिखने के बाद वो प्रतिस्थापित कर पाए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो शुक्ल जी की निजी जो नैतिकतावादी दृष्टि है वो आड़े आ रही थी कबीर के संदर्भ में। कबीर, सबसे पहली बात तो जो शुक्ल जी जो कबीर की दृष्टि में देखते थे कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी उन्होंने कहा कि मतलब अन्य उटपटांग भाषा के कारण शुक्ल जी ने उन्हें कम आंका। और वही जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी कबीर जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखते हैं कि कबीर की जो भाषा है, तो कबीर समाज सुधारक नहीं थे, कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। वो समाज सुधारक तो जैसे आप, जैसे कोई कवि है वो प्रगतिशील है, कबीर प्रगतिशील कवि कहे जा सकते हैं अपने उस युग में भी। वो किसी सीमा का उनके लिए कोई सीमा नहीं थी, वो सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए आगे की ओर देख रहे थे, वो किसी सीमा में नहीं बंधे। तो जो उनकी जो भाषा है वो भाषा किसी एक विशेष भाषा में बंधकर उन्होंने नहीं लिखा। और जो उटपटांग भाषा है, अटपटी भाषा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि जो पैना व्यंग उन्होंने किया है जो अपनी अटपटी भाषा से, और वाणी के डिक्टेटर थे, इसलिए ये नहीं कहा जाता। हालांकि शुक्ल जी ने जो उनका मूल्यांकन किया वो इस आधार पे किया क्योंकि उन, और वही शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य पर भी इसी प्रकार का टिप्पणी किया कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। तो इस आधार पे एक शुक्ल जी की जो निजी नैतिकतावादी दृष्टिकोण था वो इसके आड़े आता था। और बात कोई ऐसी नहीं थी कि शुक्ल जी ने कम आंका। शुक्ल जी ने ये भी लिखा है कबीरदास के बारे में कि प्रतिभा इनके अंदर प्रखर थी, निसंदेह प्रखर थी, और ये अपनी भाषा से सबको प्रभावित करने वाले थे। सब प्रकार के इन्होंने दोहा लिखे, रहस्यवाद इनका देखने लायक है। और जैसा कि कबीर के संदर्भ में कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। तो अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की एक
पुस्तक है जो कबीरदास की उन्होंने लिखी है, गहन अध्ययन है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का। तो वो लिखते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जो बात की जाती है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर हम लोग, क्योंकि मध्यकाल के जितने भी कवि हैं सबको लेकर कुछ ना कुछ किंवदंती हैं, चमत्कारिक किंवदंती उनसे जोड़ दी जाती है कि हाँ वो लहर तारा नामक उसमें पुष्प वो हुए, जब मृत्यु हुई उनकी तो कुछ फूल बिखरे मिले, हिंदुओं ने उसे जलाया, मुस्लिमों ने उसे दफनाया। ऐसे मीरा के बारे में भी है कि वो समाहित हो गई। तो मध्यकाल के जितने भी कवि हैं उनको लेकर ऐसा मतलब किंवदंती है। तो जो कबीर के बारे में यह है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहते हैं, और हम लोगों को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो ऐसी वाक वैचित्र देखिए, वाक वैदिकता देखिए कबीर का, तो कबीर का रहस्यवाद देखिए, षट चक्र है उनके रहस्यवाद में, और हठ योग के भी वो मतलब हठ योग को भी स्वीकार करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि कबीर को आज के संदर्भ में और अधिक उनमें शोध की आवश्यकता है। कबीर को केवल इस आधार पर नहीं देखा जा सकता कि कबीर प्रासंगिक है, निसंदेह प्रासंगिक है, लेकिन कबीर को एक दायरे में जो बांध दिया गया है हमारी एकेडमिक में, हमारी जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसमें कबीर को एक दायरे में सीमित कर दिया गया है कि कबीर का समाज सुधारक रूप, कबीर का रहस्यवाद, कबीर इसके अतिरिक्त भी हैं। कबीर पर जिसपे गहन शोध की आवश्यकता है, कबीर के एक बहुत बड़े आयाम से हम लोग वंचित रह गए। इस पे प्रश्न बनता है और हम लोग को इसमें इस दृष्टि को केंद्र में रख के उस विचार करना चाहिए, ऐसे विचार करना चाहिए कि कबीर निसंदेह प्रासंगिक तो हैं ही, लेकिन उनकी सार्थकता के जो और भी आयाम है उसको भी मुख्य धारा में लाके समाहित करना चाहिए। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ, जो मेरा ज्ञान था कबीर के बारे में वो मैंने आपके बारे में बताया। बहुत अच्छा आपने वो किया कि जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कबीर जी पर कि उनकी भाषा को लेकर के, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहीं पर दूसरी तरफ स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी भाषा लोक से जुड़ी हुई है, और जब लोक की भाषा को लोक की भाषा उनके सामने ऐसी है कि हाथ जोड़ी सी दिखाई पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर के सामने भाषा हाथ जोड़ करके खड़ी दिखाई पड़ती है। तो सीधा अर्थ यही है कि कबीर क्योंकि लोक के कवि थे, इसलिए उस तरह की क्लिष्ट भाषा कहें या संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जहाँ भी चलते फिरते गए वहाँ की भाषा को अपने में समाहित किया। ऋषभ जी, हमारी चर्चा हो रही है तो मेरा एक प्रश्न ये मेरे मन में उभर रहा था कि क्या जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी लिख करके 3 कवियों यानी कि कबीरदास जी, सूरदास और जायसी पर अपना एक उनकी छवि को एक अच्छा साहित्य में स्थापित कर दिया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को, मेरी दृष्टि में मीरा जी पर आपका क्या राय है कि मीरा जी पर क्या अभी शोध उससे इन लोगों से कम हुआ, क्या होने की गुंजाइश है? आगे आने वाले जो आलोचक हैं आज के समय में उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चन जी ने, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, और ये साहित्य के साथ विडंबना रही है कि कवियों को स्थापित करने में जो अपने समय प्रासंगिक थे, हो सकते थे, वो अपने समय के बाद में उनके महत्व को पहचाना गया। ऐसा कबीरदास ही हम लोग उन पे चर्चा कर रहे हैं, कबीरदास ही हैं। मीरा बिल्कुल मीरा पे शोध होना चाहिए, और मीरा को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान अभी साहित्य में उनको नहीं मिल पाया है। हालांकि कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं, लेकिन मीरा पर जो प्रकाश पढ़ना चाहिए। मध्यकाल की स्थितियां देखिए, जब ऐसी कोई लेखिका अपने समाज की बेड़ियों को अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ती है और वो मुख्य धारा में आती है, साधु संतों का संगत करती है, तो किस प्रकार वो सरवाइव करती है उस समाज में, उस ऐसी जहाँ आपको अनेक यातनाएं दी जा सकती थी, और उसमें ऐसा विद्रोही स्वर जो उनके काव्य में हमको देखने को मिलता है, जो जिस प्रकार का कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, वो निसंदेह अभी जितना उनके ऊपर बात हुई है उससे अधिक होनी चाहिए। और हम अगर पूरा साहित्य उठा के देखते हैं तो उसमें जो कवियत्रियां हैं उनको कम आंका गया है कवियों से। और ये कबीर मीरा की बात नहीं है, हम अगर आधुनिक काव्य में आते हैं तो निराला जी को, जो अपने रचना काल के दौरान उतना महत्व नहीं पाए, और मुक्ति बोध को देखिए,
उनकी तो विडंबना मुक्ति बोध का दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी मृत्यु के पश्चात 1964 में जब चांद का मुंह टेढ़ा आता है, टेढ़ा है में उनकी जो कविता संकलित होती है, उनको उसके बाद उनको महत्व मिला और उनको कहा भी जाता है कि प्रगतिवाद के सबसे मुखर स्वर थे। आखिर क्या कारण है कि 1943 से 1964 के बीच जो 21 वर्ष का अंतराल है, उनके मध्य मुक्तिबोध को क्यों नहीं उनका पहचाना गया? ये अन्वेषण का विषय हो सकता है कि मुक्तिबोध को ये विडंबना रही है साहित्य के साथ कि किसी जो लेखक हैं वो अपने समय में उतना महत्व नहीं पाए, तो बाद में कुछ आलोचक आए हैं जो उन पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और उनको पुनः स्थापित करते हैं। तो ये देखना चाहिए, समय साहित्य के साथ विडंबना भी रही है और अब इससे मुक्त भी होना चाहिए। और हालांकि जो अब है इसके कई कारण है, जैसे निराला जी अपने साहित्य में उसमें उतना मुख्यधारा में उस समय उतना स्थान नहीं पा रहे थे। हालांकि अपने जीवन के उत्तरोत्तर काल में उन्होंने प्रतिष्ठा पाई। तो उसमें रामविलास शर्मा जी की जो निराला पर पुस्तक, उसमें लिखते हैं कि निराला जो है उनका जो मुखर स्वर था वो अन्य कवियों के आड़े आ रहा था, इसलिए उनका जो विद्रोही स्वर था वो कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में हम देखें, अगर आप अधिक प्रगतिशील हो जाएंगे तो जो सत्ताधीश हैं वो आपको हटाने का प्रयास करेंगे, निसंदेह प्रयास करेंगे। इसका प्रभाव निराला पे पड़ा। हालांकि निराला की जो व्यक्तित्व था वो अंत में उन्होंने वो स्थान पाया, लेकिन साहित्य के साथ विडंबना रही अब, लेकिन इससे हमें मुक्त होना चाहिए। मैं समझ पाया उस आधार पे मैंने उत्तर दिया। और मुझे लगता है कि साहित्य के आलोचकों की एक कमी यह रही कि अगर कोई बड़ा आलोचक किसी एक विषय पर या किसी एक कवि पर बड़ी व्याख्या कर देता है, तो पूर्ववर्ती जितने कवि उनके बाद होते हैं, उनके उत्तरार्ध में, वे सभी एक ही उसी लीक पर चलने का प्रयास करते हैं। वे कुछ हमारे साहित्य में कुछ नए कवियों या नए विमर्शों पर चर्चा नहीं करते हैं। ऐसी एक कमी दिखाई पड़ती है और साहित्य में ऐसा होना नहीं चाहिए मेरी दृष्टि से। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने ये बात की कि कबीर दास जी पर मूल चर्चा थी कि कबीर जी की प्रासंगिकता आज के समय में क्या है, इस पर बात हुई और कबीर जी को कम आंका गया।